हो चुके हैं। छठा चरण 3 मार्च को है और उसके बाद 7वां चरण 7 मार्च को। इसके साथ मतदान की तीसरी जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में चली जाएगी। अब तक के जो है उनकी जा चुकी है और उसके बाद 10 तारीख को पता चल पाएगा कि 403 वो कौन विधायक हैं जिनके शेरे जीत का ताज बनना है। तो चलिए हम तमाम पहलुओं को लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, भाजपा से हमारे साथ अरुण चौबे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को हम कोशिश करते हैं कि जोड़ा जाए, लेकिन उनकी पार्टी ने एक निर्देश जारी किया हुआ है कि कोई भी उनके कार्यकर्ता या स्पोक्स पर्सन अभी चैनल से या मीडिया में अपनी बात नहीं कहेंगे। खैर चलिए, उनका अपना एक एजेंडा है। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। 3 तारीख को यानी कि गुरुवार को मतदान जब हो चुका होगा उसके बाद 349 सीट्स पर मतदान कंप्लीट कर चुके होंगे। 6 चरण कंप्लीट हो चुके होंगे, 1 चरण बचेगा। 5 चरण को लेकर के अगर हम बात करें तो जैसे कि आप लोगों से बात होती है, अपने रिपोर्टर से बात होती है, जनता से वहां से बात होती है, एक बड़ी तकलीफ पब्लिक को यह है कि मुद्दों के अलावा राजनीतिक दल तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश कर रहे हैं। कायदा यह होता है कि मंच पे जब आते हैं तो अपने विकास पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे आते हैं सामने जिनके कोई हाथ पांव नहीं होते हैं। अगर जनता ये सोचती है तो पॉलिटिशियंस ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? वो अलग अलग बात, अलग अलग मुद्दों पर जिनके कोई हाथ पांव नहीं होते, जिनसे जनता का सरोकार नहीं है। जनता चाहती है कि विकास के एजेंडे पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जनता की जागरूकता भी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कब जागरूक होंगी? योगेश जी, जो इसका जो महत्वपूर्ण पहलू ये है इस विषय का, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं सत्ता तक पहुंचने की इतनी ज्यादा होती है या इतनी ये किसी एक व्यक्ति विशेष या दल विशेष की बात नहीं होती है। वो सत्ता की लोलुपता या कहें या सत्ता की महत्वाकांक्षा वो सारे विषयों को गौड़ कर देती है। कहने को तो आम जनमानस, जनहित और जनता की बातें, जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार के विषय पर आम जनमानस इस आकांक्षा अभिलाषा के साथ वोट देने भी जाता है। वो जब चुनावों का शुरुआती चरण हो या अंतिम वर्ष हो कार्यकाल पूरा होने का, अगर आप योगेश जी ध्यान देंगे तो उसमें पूरा एक खाका हर सका, चाहे वो अगर प्रांत के इलेक्शन हो, राज्य के इलेक्शन हो तो राज्य की सरकारें, केंद्र का जब मसला आता है तो केंद्र की सरकारें, वो अपने लगभग 4 वर्ष के जो खाके होते हैं उनके, वो विकास के कार्यकाल के जितने भी झंडे उन्होंने गाड़े होते हैं उसका वो ब्यौरा लेकर के, प्रशासनिक अमले से लेकर के, उनके जनप्रतिनिधि मंत्री स्तर से लेकर के उनके विधायक, इन सबों को भेजते हैं और उसी विकास के मुद्दे पे ही सर्वाधिक दावेदारी की जाती है। प्रतिपक्ष से उसी समय प्रतिपक्ष। अब सवाल ये होता है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का ये जो सिलसिला चलता है तो जनता से जो सारी ये चीजें तो होती है कि जैसे वो होता है ना कि एक सार्वजनिक रूप से एक चुनाव में एक सार्वजनिक वोट बैंक होता है और एक वोट बैंक फिर अंतिम जब चरण आता है, खास करके जब चुनाव में वोटिंग होने की शुरुआत हो जाती है, तो जो उनका अपना व्यक्तिगत विशेष वोट बैंक है तो उनके जहन में उस वक्त, चाहे वो राजनीतिक दल हो, किसी भी सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष को, उनको ये ख्याल आता है, खास करके टिकटों के बांटने से लेकर के, प्रत्याशियों के चयन से लेकर के और उसके बाद मतदान तक ये किया जाती है कि साहब जो हमारा फिक्स वोट बैंक है या जो वोट बैंक हमारे सार्वजनिक वोट बैंक से प्लस हो सकता है, और जो एक फिक्स वोट बैंक है और सार्वजनिक वोट बैंक का हमारा विकास के दावों वाला वोट बैंक अगर प्लस हो जाता है तो हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे। प्रतिपक्ष भी यही करता है कि जो उनका फिक्स वोट बैंक है वो उस वोट बैंक को पहले फिक्स करना चाहता है, उसके बाद फिर वो ये दावा करता है कि हम सत्ता की जितनी ज्यादा आलोचना करने में और जनता तक उसकी कमियां पहुंचाने में कामयाब होंगे, हम उस प्लस वोट बैंक से अपनी सत्ता तक की मलाई चख लेंगे, सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। अब सवाल यही है कि वो जो दाल का तड़का है, तड़के की आवश्यकता इसलिए पड़ती है योगेश जी, और महज उसकी वजह यह है कि वो उनके बेस वोट बैंक को प्रभावी करता है। वो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर करता है ये तड़का तो वो उनके बेस वोट बैंक को कंफर्म करने के लिए, निश्चित करने के लिए, वो चाहे सवर्णों के दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी की बात हो या मुस्लिम यादव समीकरण बनाने की बात हो या बसपा के दलित हरिजन और मुस्लिम समीकरण बनाने की बात हो, ये एक सिलसिला सा चला आ रहा है, कोई आज की बात नहीं है योगेश जी। 30 साल पहले तक कांग्रेस का जब वर्चस्व था तब भी इसी तरह का एक वोट बैंक का खाका किया गया था और वो लगातार सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब होता था। हर एक चलिए चौबे जी आपके पास आना चाहूंगा मैं।
जी। तो मैं एजेंडा लेने जिसको हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चाएं बहुत हैं, आप लोगों के पास भी आती होगी। मैं मंच से देखता हूं, केवल आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, वो चाहे प्रियंका गांधी हो, या चाहे अखिलेश यादव हो, या दूसरी पार्टियों के नेता हो। विकास के एजेंडे, गवर्नमेंट रही है आपकी, विकास किया होगा, मैं इसे खारिज नहीं कर सकता। अखिलेश की गवर्नमेंट रही, उन्होंने भी विकास किया होगा। लेकिन विकास के एजेंडे पे कम चर्चा होती है, थोड़ी देर चर्चा होती है कि हमने हॉस्पिटल खेले, हमने सड़कें बनाई, एयरपोर्ट लगाया, ये इसके अलावा फिर हम चले जाते हैं एक लंबी यात्रा पर। जो जनता, जैसे कहा कि देखिए, जनता की भी मैं बात क्यों कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा किसी भी पार्टी की रैली में खुद के वर्कर्स की फौज के अलावा आजकल जनता ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में किसी को भी गलतफहमी हो कि आम पब्लिक आ रही है, बिल्कुल नहीं आती है। अगर कोई है वहां पे बैठा हुआ है, वो जरूर आपके स्पीच को एंजॉय कर सकता है, लेकिन पब्लिक का जुड़ाव नहीं रहा है। ये केवल यूपी की बात नहीं है, देश के तमाम जगह पर यही हाल होता जा रहा है। आम पब्लिक का जुड़ाव बहुत कम हो गया। ये बड़ी चिंता का विषय है राजनीतिक दलों के लिए, कि उनका साफ कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजेंडा होता है, जिसे चुनावी एजेंडे के रूप में बनाने की कोशिश की जाती है। पब्लिक का कोई एजेंडा नहीं होता उनका। देखिए, सबसे पहले तो योगेंद्र जी, बाकी राजनीतिक दलों के साथ क्या है वो तो वो अपना जाने। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी की चाहे वो जनसभा हो, रैली हो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष की, या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी शीर्ष स्तरीय नेता हो, जिनकी अगर जनसभाओं में अगर 3 लाख 4 लाख की अगर भीड़ आ रही है, तो आप जिसे बनारस में अगर 4 लाख की भीड़ आए, तो बनारस में 4 लाख का वर्कर तो नहीं है। तो ये 4 लाख सारे वर्कर हैं, ये कह देना एक बिल्कुल दावे को खारिज करने जैसा है, क्योंकि इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट का, देखिए, दावे को खारिज इस वजह से नहीं किया जा रहा है कि हर राजनीतिक दल उस भीड़ का अपना आंकलन है। 50,000 की भीड़ को भी हम उसको 3 से 4 लाख बताने की कोशिश करते हैं, तमाम पार्टी। जो जिसे मैं 3-4 लाख कर रहा हूँ मीडिया के द्वारा, मैं भारतीय जनता पार्टी के आकलन की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार इतने आंकड़े रहे। जो मीडिया, स्थानीय मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो स्थानीय लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो दिखाता है, मैं उस भीड़ की बात कर रहा हूँ, उस संख्या की बात कर रहा हूँ, न कि मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने द्वारा बताए हुए भीड़ की बात कर रहा हूँ। तो जो मीडिया में आप लोग, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो दावा करते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो कि अगर 3 लाख 4 लाख की संख्या आती है, तो एक शहर में, छोटे शहर में जिसकी कुल आबादी 25 लाख 30 लाख है, पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट की आबादी, वहां इतने तो संभव नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ वर्कर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चारों से सामंजस्य रखने वाले, रखने वाले, या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित लोगों की एक बड़ी जनसंख्या होती है, अब बड़ी आबादी है। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, आपने कहा तमाम चीजों की जो आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की में हो या किसी भी राज्य में, आप देखेंगे कि 1 बाय 1 अगर करके स्टेट पॉलिटिक्स में देखते हैं या सेंट्रल पॉलिटिक्स में, बीजेपी सत्ता में आने के पहले दिन से सबसे पहले अगर किसी चीज पे काम करती है तो लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वह की है जिसके माध्यम से आप समाज में कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं जिसका कि परिणाम मिलेगा। अदरवाइज अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो आप न किसी प्रकार की सुधार ला सकते हैं, न किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पे काम करती है। दूसरी चीज, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, फॉरेन पॉलिसी है, इन पे भारतीय जनता पार्टी अपने डे पोस्ट से काम कर देती है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण हम देते हैं, 2017 में जब हम सत्ता में आए थे, तो उस समय अपराध का जो आंकड़ा था इतना ज्यादा था, हमें नहीं कह रहे कि आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया, लेकिन 2017 की अपेक्षा तो अपराध बहुत ज्यादा हमने खत्म किया 5 वर्षों में। आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। छिटपुट अपराध रह गए हैं जिनको कि आगामी 5 वर्ष में हम लोग एकदम खत्म कर देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के साथ साथ डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि चाहे सड़कों का मामला हो, मेडिकल कॉलेजेस के मामले हो, रिंग रोड के मामले हो, या फिर हेल्थ से जुड़े, किसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के जुड़े हो, जो 2002 से 2007 तक के इन्होंने तथाकथित कॉलेजेस और छोड़ के बात किए थे, उनको हमने कंप्लीट किया, उनको हमने शुरू किया। पुल को, जो इनकम्प्लीट पुल थे, उसको हमने कंप्लीट किया, शुरू किया। तो हमने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेवलपमेंट के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ महिला सुरक्षा की जो हमने जिम्मेदारी ली, उसको हमने 100% पूर्ण किया। हमने झूठा वादा नहीं दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और लड़की ही छोड़ के चली जा रही। इनकी नीतियां इतनी गड़बड़ है कि मतलब इन्हीं का नारा देने वाली चली जा रही है। जी चलिए, मैं आ रहा
अरुण जी, देखिए हमें फोन बज रहा है, प्लीज आप उसको बंद करिए, किसी का फोन बज रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए। नहीं हो गलत तरीके से मतलब है कि डिम्पल यादव जैसी आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी 2017 के विधानसभा और 2019 के चुनाव में इसी आसपास के पूर्वांचल के क्षेत्र में कहीं प्रचार कर रही थी और समाजवादी पार्टी के उनके वर्कर्स ही उनकी रैली में उनके साथ छेड़खानी करते हैं और वो मंच से विवश होकर रोड शो के दौरान कहती हैं मैं भैया से शिकायत कर दूंगी और उसके बाद वो कभी फिर रोड शो नहीं करती हैं। ये एक महिला की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यानी जो अपनी पत्नी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी जिस दल में सुरक्षित नहीं है, वो महिला सुरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस भी उनमें पूर्णतः भागीदार है। चलिए संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। केवल बीजेपी एजेंडे की बात करती है, बाकी लोग एजेंडे की बात नहीं करते हैं। जो जनता के एजेंडे है वो सिर्फ बीजेपी करती है, आप लोग डाइवर्ट करते हैं। देखिए हमारे मित्र ने जितनी अच्छी अच्छी बातें की, काश इतनी अच्छी अच्छी बातें इनके शीर्ष नेता करते तो बहुत अच्छी बात होती। और हमारे मित्र ने अभी बात की 2-3 मुद्दे इन्होंने कहा कि जब भाजपा आती है तो पहला काम लाइन ऑर्डर पर करती है। लाइन ऑर्डर इतना मजबूत करती है कि योगी जी अपने मुकदमे खुद ही वापस ले लेते हैं। इतना लाइन ऑर्डर मजबूत करते हैं, मतलब क्या तरीका है भाई, मतलब अपने मुकदमे खुद ही वापस ले लो और लाइन ऑर्डर दुरुस्त कर दो। मतलब जो मुख्यमंत्री खुद हिस्ट्री सीटर की श्रेणी में पहुंचने वाला हो वो व्यक्ति लाइन ऑर्डर पर कैसे काबू पा सकता है, ये बताने की बात है। हाथरस की घटना लाइन ऑर्डर का मामला थोड़ी ना था, लखीमपुर की घटना लाइन ऑर्डर की मामला थोड़ी नहीं था, उम्बा की घटना लाइन ऑर्डर का मामला नहीं था, कुराव की घटना लाइन ऑर्डर का मामला नहीं था, होलागढ़ में 5 लोगों की एक साथ हत्या हो गई, जो है ब्राह्मण बालिका का स्तन तक काट लिया गया और उसके साथ विभत्स घटना हुई, वो लाइन ऑर्डर का मसला थोड़ी ना था। 1000 ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है, वो लाइन ऑर्डर का मसला थोड़ी ना था। ये नहीं दिखेगा। आप सुन लीजिए, पेशेंस रखिए। आपको मैं कितने धैर्य से सुन रहा था, अब आप तो जुड़े ही बीच में थे, फिर भी मैं आपको सुनता हूँ, बोल लीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो ये लाइन ऑर्डर इनका है। आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है ना कि घटा है। आज उत्तर प्रदेश पूरे बाद में आपको समय मिलेगा। देखिए और बढ़ता जाएगा, इसलिए थोड़ा काम की बात भी हो जाने दीजिए। देखिए ये लाइन ऑर्डर का इनका ये तरीका है, तो ये तरीका उत्तर प्रदेश नहीं पसंद करता है। कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए आप अंतिम समय तक प्रयास करते हैं, आप चिन्मयानंद स्वामी को बचाने का प्रयास करते हैं, अपने मुकदमे खुद वापस ले लेते हैं, अपने लोगों पर। पूरे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 हिस्ट्री शीटर, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, नंबर 1 हिस्ट्री शीटर बदन सिंह बद्दो है, उसका नाम है बदन सिंह बद्दो। बदन सिंह लगा हुआ है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या है ये, आपका क्या मॉडल है? मतलब आप ये मान के चलिए धनंजय सिंह इनामिया है 25,000 के और क्रिकेट खेल रहे हैं खुलेआम, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चला। आज तक एक अजय सिंह थे, उनके यहाँ बुलडोजर गया, पता चला कि ड्राइवर भाग गया। ये इनका मॉडल है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। अब थोड़ा एजुकेशन की बात कर रहे थे, हमारे मित्र ने अभी कहा मेडिकल कॉलेज। आपने मेडिकल कॉलेज ये इस तरीके से खोला है कि जितने भी जिला अस्पताल थे उनको आपने मॉडिफाई करके मेडिकल कॉलेज खोल दिया। एक भी मेडिकल कॉलेज आप में क्षमता नहीं थी कि हॉस्पिटल बनाकर खोल सके। ये आपके मेडिकल कॉलेज का मॉडल है। आप बात कर रहे भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि बनारस, चंदौली, गाजीपुर से लेके आपके आजमगढ़ से होकर नोएडा और गाजियाबाद तक जिलों में मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो गए या कंप्लीट होने की। बीएचयू योगी जी ने बनाया, एम्स पीजीआई जो है लखनऊ का योगी जी ने बनाया, अच्छी बात है। अब सुन लीजिए, बीएचयू आपने बनाया है क्या? नहीं आपने बनाया है कि क्या बीएचयू? किसके सामाजिक खर्चे से? और मेडिकल की बात कर लें, एक एम्स को आप अपना कहते हैं, दिल्ली का एम्स, और राजकुमारी अमृत कौर ने अपनी शिमला की हवेली बेचकर 70% डोनेशन किया था। नेहरू ने मना कर दिया था, पंडित नेहरू जी ने। और बात, और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, 6 एम्स जो है क्षमता नहीं है। ये समझ में आ रही है। आप कितने बड़े हैं, आप गुंडे की बात कर रहे हैं, इससे बड़े गुंडे क्या होगी? या आप बोलने नहीं दे रहे हैं, इससे बड़े गुंडे क्या होंगे? भाजपा अरुण चौबे जी मैं आ रहा हूँ। चौबे जी आपके पास लौट रहा हूँ, उनको अपनी बात, संदीप जी अपनी बात पूरी करिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, क्यों थोड़ा समय भी कम रहेगा, आप अपनी बात पूरी करिए।
ये इनका डेवलपमेंट का मॉडल है। आप इनके किसी भी नेता का बयान देख लीजिए, वो डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता। वो ये नहीं बताता कि हमने ये विद्यालय बनवाए हैं, हमने ये फैक्ट्री लगवा दी है, हमने ये किया, इसके नाम। आ रहा हूँ चौबे जी, आ रहा हूँ। आप अच्छे से बयान दीजिए, तब उनको नहीं बोलने देंगे हम। 5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनता था, आज हम 38 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब तक नेशनल हाईवे निर्माण कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल के सेक्टर में हैं। सुनिए चौबे जी, एक बार सुनिए तो सही, मैं जवाब दिलवाता हूँ आपको। अब सुनिए, मैं आपके पास लौटूंगा वापस। योगी सरकार की बात करते करते अगर योगी सरकार की बात करेंगे तो मोदी सरकार की बात करने लगेंगे। अभी मोदी की बात मैं करूंगा तो योगी की बात करने लगेंगे। आप मोदी जी की करने लायक आप हैं नहीं ना, केंद्र में बात करने लायक है ना, स्टेट में बात करने लायक है। हम कहाँ है, ट्रेंड कहाँ है? जीएसटी अपने जीएसटी का विरोध करते हैं, आधार कार्ड का विरोध करते थे, आपने लागू किया। हो रहा है, आप राजस्थान की बात नहीं करेंगे, आप अन्य राज्यों में उनकी बात नहीं करेंगे। आप बात चलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। अरुण मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण मिश्रा जी के पास एक लास्ट पॉइंट मैं रख दूं। देखिए, अभी विदेश नीति की बात हमारे मित्र ने की। विदेश नीति इनकी इतनी अच्छी है कि पूरे विश्व के लोगों ने, जो भी वहां उनके छात्र थे, वो लोग थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसा देश भी अपने छात्रों को, अपने लोगों को निकाल ले गया। ये ऑपरेशन गंगा कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। पहले ये प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम को क्रिएट करने चलिए हम इलेक्शन पे फोकस करें। जो यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, हमारी सबकी कि आपने पाकिस्तान के 93,000 जो सैनिक, 93,700 सैनिक समर्पण किए थे, आप उनको तक नहीं संभाल पाए और उल्टे भारत के अपने सैनिकों को सड़ने के लिए छोड़ दिया। हमने अपने सभी सैनिक छात्रों को निकाल दिया है और जो बच्चे उनको निकालने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, आप लोग जो है कभी कोरोना के नाम पे जो है देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, के नाम पर ऑपरेशन करना। समय जब होता था आप क्या करते थे? हमारे अरुण मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। अरुण मिश्रा जी जी, और योगी सरकार का जंग का एक मॉडल हो गया है कि अपने एजेंडे से ज्यादा उस एजेंडे पे फोकस करने की कोशिश करिए, क्योंकि इनको लगता है कि मतदाता इससे ज्यादा खुश होता है। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि अभी अरुण चौबे साहब का एक बयान है, 3 से 4 लाख लोग रैलियों में पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं जरा इस आंकड़े पे जरूर जानना चाहूंगा, इतनी भीड़ आ रही है वहां पे? योगेंद्र जी, अभी हमारे चैनल पे ही अभी हम लोगों ने 5वें चरण के चुनाव के बाद, मतदान के बाद चर्चा की थी। तो मैंने सभी राजनीतिक दलों को एक आग्रह किया था अपने तीखे शब्दों से कि अब भी वो होश में आ जाएं, वो अपनी आंखें खोल लें। वो शायद वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि जनता का रुझान वोट देने की तरफ कम होता जा रहा है और ये किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और अभी जो चुनावी चरण संपन्न हुआ है, 6वें चरण का, जो 5वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, 2017 की तुलना में 4.5% की कमी है। ये बातें करते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। कोई वंशवाद की बात करता है, कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई राष्ट्र धर्म की बात करता है। वही कह रहा हूं योगेंद्र जी, राजनीतिक दल ये तड़के के भरोसे पे है। इनको तड़का चाहिए और शायद तड़का जनता को भी पसंद आने लगा है। हकीकत, यथार्थ के धरातल की कड़वी सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस 27 सालों से उत्तर प्रदेश में अपने दहाई के अंक की पुनरावृत्ति नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही भाई? पहले दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये समीकरण था कांग्रेस के पास और वो लगातार सत्ता पे काबिज हुआ करते थे इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर। नारायण दत्त तिवारी से पहले भी, उनके बाद भी। ये इनका गठबंधन जब बहुजन समाज पार्टी का इधर उदय होता है और 1900 राम मंदिर आंदोलन की आधारशिला रखी जाती है, दूसरी तरफ एक चरण शुरू होता है दलितों और पिछड़ों और दलितों की लड़ाई का। खास करके आपको याद होगा सिपतिया का दौना कांड जो हुआ था इलाहाबाद में, तो उसी के बाद अपना दल के से पटेल जुड़ना शुरू हो गया, दलितों का एक अलग वो बन गया गुट। स्थिति यह निर्मित हो गई कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से जातिवाद में पटकर रह गई। अब स्थिति यह बन गई कि आज की तारीख में भी ये जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं प्रत्याशी कौन सी बिरादरी का है। राष्ट्रवाद की बात हो रही है, राष्ट्रीय एकता की बात होती है। मंचों से, भाषणों में इनके अगर आप सुनेंगे योगेंद्र जी,
तो केवल बात उसी की होगी। लेकिन जब टिकटों का वितरण होता है तो वहां पर जातिगत समीकरण, दूसरा समीकरण यह होता है कि अगर वो वोट के ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तहत अगर मसला आता है तो कौन किसको टक्कर दे रहा। और आपको बताऊं कि जो इधर जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो सत्ता की तरफ समीकरण बन रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से कहीं ज्यादा कांग्रेस की नाकामी जिम्मेदार है केंद्र में, और स्टेट में जो उसके प्रतिपक्ष के दल हैं वो जिम्मेदार हैं। आपको अनुभव भी होगा, पहले जब वोट पड़ा करता था तो उस समय एक समीकरण बना करता था, देखो भाई भाजपा को कौन हरा रहा है, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हरा रहा है कि समाजवादी पार्टी का। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, अरुण जी रोकना चाहूंगा, संदीप जी समझ चाहूंगा, मैं समय का अभाव है, ऑलरेडी हम टाइम ज्यादा कर चुके हैं, तो चलिए नहीं अभी चौबे जी हम बिल्कुल, अभी ये तो सिलसिला चलता रहेगा, हमारे बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, चलिए, लेकिन एक अपील हमारी जरूर होगी कि छठे चरण में आप जो मतदाता है अपना वोट जरूर डालें। लेकिन खैर चलिए, दावों की सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत का अंदाजा नहीं, हकीकत क्या है वो सामने आएगी 10 तारीख को, तभी बात चलेगी। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने बातें हैं, ये हर कोई दल कर रहा है, एक को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जनता है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का, दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।